आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। BRICS समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी रूस रवाना। 5 महीने के भीतर पुतिन से होगी दूसरी बार मुलाकात। ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग को महत्व देता है भारत। कभी किसी दल को बहुमत नहीं, 24 साल में 13 सरकार। भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुआ आतंकी हमला। NIA कर रही मामले की जांच। ठाणे में हिट एंड रन केस, तेज रफ्तार कार ने बाइक को उड़ाया। इजराइल का खौफ, याहना सिनवार की मौत के बाद हमास का नहीं होगा कोई नेता। लेबनानी सैनिकों के मरने पर जताया अफसोस, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर हमले। ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत, गिफ्ट निफ्टी सपाट स्तर पर। खुद के बच्चे न होने पर अनुपम खेर हुए इमोशनल, बोले बच्चों की कमी खलती है। मेंस T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024। आज मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार सुबह 7 बजे नई दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। रूस के कजान शहर पहुंचने के 2 घंटे बाद ही उनके पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता होगी। यह 5 महीनों के भीतर दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात होगी। जुलाई 2024 में पीएम मोदी रूस की आधिकारिक यात्रा पर थे, जहां उन्होंने पुतिन के साथ मिलकर भारत रूस सालाना बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही यूक्रेन व दूसरे वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बात हुई थी। तब मोदी ने पुतिन से कहा था कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। मोदी ने पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान में अपनी तरफ से व्यक्तिगत कोशिश करने का भी आश्वासन दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग को महत्व देता है, जो वैश्विक विकास एजेंडे से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। मोदी ने ब्रिक्स समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस शहर के कजान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका ब्रिक्स के मुख्य सदस्य हैं और यह समूह वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ब्रिक्स के विस्तार से वैश्विक बेहतरी के लिए इसकी समावेशिता और एजेंडा बढ़ा है। मोदी ने कहा कि वह शिखर सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा को लेकर आशान्वित है। उन्होंने कहा भारत ब्रिक्स के भीतर करीबी सहयोग को महत्व देता है, जो वैश्विक विकासात्मक एजेंडा, बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों को जोड़ने आदि से जुड़े मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। झारखंड में 2 चरण में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 13 और 20 नवंबर को झारखंड के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। तमाम पार्टियां चुनावी परीक्षा में जाने से पहले अपने चेहरों के चुनने के लिए मंथन कर रही है। दिल्ली से लेकर झारखंड तक बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल NDA के दल भाजपा और आजसू तो दूसरी ओर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में बहुत कुछ बदल चुका है। झारखंड ने बीते 5 सालों में 2 व्यक्तियों को 3 बार मुख्यमंत्री बनते देखा है। साल 2000 में झारखंड के गठन के बाद यहां भाजपा या झामुमो के नेतृत्व में ज्यादातर सरकारें बनी हैं। 24 साल में 13 अलग अलग सरकारें बन चुके हैं। इन सरकारों का नेतृत्व 7 अलग अलग व्यक्तियों ने किया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में रविवार रात आतंकवादियों के हमले में एक डॉक्टर समेत 6 कामगारों की मौत मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी मौके पर पहुंची है। NIA ने मौके से कुछ सबूत भी उठाए हैं। मामले में फरार आतंकवादियों की तलाश में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, RPF और बाकी पैरामिलिट्री फोर्स की ओर से जगह जगह दबिश दी जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के शैडो ग्रुप दी रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक लेटर जारी करके ली है। सुरक्षा एजेंसी
एजेंसियां इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने से इनकार नहीं कर रही है। टीआरएफ की तरफ से अहमद खालिद ने चेतावनी पत्र में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए सोनमर्ग के गगनगीर एरिया में हुए इस हमले को कैडर की रणनीतिक हमला बताया है। पत्र में लिखा गया है कि हमला एक कंस्ट्रक्शन साइट को निशाना बनाकर किया गया है, जहां $1 बिलियन का टनल प्रोजेक्ट चल रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक चालक को टक्कर मारकर उड़ा दिया। इस घटना में 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। घटना के बाद आरोपी कार चालक मौके से फरार हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। नौपाड़ा पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यह दुर्घटना ठाणे के नितिन जंक्शन पर हुई। मृतक की पहचान वागले स्टेट निवासी 21 वर्षीय दर्शन शशिधर हेगड़े के रूप में हुई है। पीड़ित दर्शन हेगड़े वागले एस्टेट में संत ज्ञानेश्वर साईं कृपा सदन चौल का निवासी था। यह घटना सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1:50 पर हुई, जब तेज रफ्तार कार ने दर्शन की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके चलते वह जमीन पर गिर गया और उसे गंभीर चोटें आई। इजराइल के हमले में अपने नेता याहना सिनवार के मारे जाने के बाद फिलिस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने अब नया नेता नहीं चुनने का फैसला किया है। सिनवार के उत्तराधिकारी की बजाय समूह अब एक शासन करने वाली समिति समूह की गतिविधियों का संचालन करेगी। एएफपी ने हमास के 2 सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। समूह के एक जानकार सूत्र ने एएफपी को बताया कि हमास नेतृत्व का नजरिया मारे गए नेता याहना सिनवार को उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं करना है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर हमले में 3 लेबनानी सैनिकों के मरने पर सोमवार अफसोस जताया है। उसने कहा वह लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों से लड़ रही है, देश की सेना से नहीं। सेना बोली उसे लगा कि वे हिजबुल्लाह के वाहन को निशाना बना रहे हैं। सेना बोली उसके सैनिकों ने हिजबुल्लाह के ट्रक को निशाना बनाया था, जिसमें एक लांचर और मिसाइलें थीं। सैनिकों को पता नहीं था कि दूसरा ट्रक लेबनानी सेना का था। इजरायल सेना ने कहा वह लेबनानी सेना के विरुद्ध काम नहीं कर रही है और इन अवांछित परिस्थितियों के लिए खेद प्रकट करती है। इसी बीच इजराइल के सहयोगी देशों गाजा के निवासियों और अन्य ने आशा जताई है कि हमास प्रमुख याहना सिनवार के मारे जाने से युद्ध की समाप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और हमास दोनों ने अपने लक्ष्य प्राप्त होने तक लड़ाई जारी रखने का संकल्प जताया है। शेयर बाजार में कल हफ्ते के 2 दिन 2 दिग्गज स्टॉक एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज हरे निशाने में बंद होने में कामयाब रहे, लेकिन इसके बाद निफ्टी सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। शुक्रवार को निचले स्तरों से रिकवरी सोमवार को ज्यादा देर तक टिकी नहीं। अच्छी शुरुआत के बाद बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ा और स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में भी इसका असर दिखा। कल के सेशन में कोटक महिंद्रा बैंक, आई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और टाटा कंज्यूमर ने निफ्टी पर दबाव बनाने का काम किया। दूसरे तिमाही के नतीजों के बाद कई स्टॉक्स में बिकवाली के दबाव ने एक बात साफ कर दिया है, बाजार में मौजूदा समय में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि अच्छे नतीजों का रिवॉर्ड भी मिल रहा। अनुपम खेर ने साल 1985 में एक्ट्रेस किरण खेर से शादी की थी। दोनों की लव लाइफ काफी चर्चा में रही थी। हाल ही में अब अनुपम ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की। उन्होंने कहा भले ही पत्नी किरण खेर के बेटे सिकंदर खेर को अपना नाम दिया, लेकिन उन्हें कभी भी अपने बच्चों की कमी खलती है। दरअसल अनुपम खेर से पूछा गया कि क्या उन्हें अपने खुद के बच्चे ना होने की कमी खलती है। इस पर अनुपम खेर ने कहा बिल्कुल, मुझे अपने खुद के बच्चे ना होने की कमी खलती है। ऐसा पहले नहीं होता था, लेकिन पिछले 8-10 सालों से मुझे अकेलापन फील होता है। मैं सिकंदर के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर मेरे अपने बच्चों को छोटे से बड़े होते हुए देखता तो शायद वो खुशी अलग ही होती। ये बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी में कोई ट्रेजेडी नहीं है। मेंस टी20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 के दूसरे मैच ने भारत को यूएई पर 7 विकेट से जीत के लिए इस जीत में भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी, साथ ही रसिक सलाम के घातक गेंदबाजी का बड़ा योगदान रहा। भारत में इस मैच में रस्सी की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर 107 रन पर आउट कर दिया और फिर जीत के लिए मिले 108 रन के टारगेट को 10.5 ओवर में हासिल कर लिया। भारत की पहली पारी में इस टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन जहां लाजवाब रहा, तो वहीं दूसरी पारी में जब इंडिया बल्लेबाजी करने आई तब ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी भी काफी
दर्शनीय रही। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर आते ही तूफान अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी।